मीनोपॉज बेसिकली वो पॉइंट है जिसपे कि आपके मेंसेस 12 मंथ्स तक नहीं आए हैं और उस दिन को या उस पॉइंट को हम मीनोपॉज कहते हैं। तो जो सिम्टम आते हैं वो आपके उससे कई सालों पहले से आना शुरू हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 7 ईयर्स से, जिसको हम पेरीमिनोपॉजल पीरियड कहते हैं। तो जिन लेडीज़ को मीनोपॉज आते हैं तो एग्जैक्टली एज क्या कंसिडर की जाती है? तो अगर मैं कहूँ इंडिया में तो 46 से 55 ईयर ऑफ एज तक मीनोपॉज हो सकता है। बैठे बैठे पसीना आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि पूरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, ना मैंने कुछ ऐसे हैवी एक्सरसाइज की ना कुछ ऐसा हैवी काम किया, बस बैठे बैठे आया जा रहा है पसीना। हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं और इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हॉट फ्लैशेस सच में एक मोस्ट कॉमन कॉज है, सिम्टम है इसका, और एक रियल सिम्टम है जो फीमेल फेस करते हैं, और क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, चला जाएगा, और वो इसको सफ़र करते रहते हैं। तो इसको करने के लिए, कि इसके निवारण के लिए अगर मैं कहूँ तो हॉट फ्लैशेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रात में नींद खुल रही है या आ ही नहीं रही है नींद, या दिन में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये जो स्लीप इश्यूज हैं, ये मीनोपॉज के दौरान अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे तो इसको फिर कैसे मैनेज करें? देखो, स्लीप इश्यूज जो आते हैं वो मेनली आते इसी वजह से हैं, जैसे कि जो हॉट फ्लैशेस हैं वही अगर आपको रात में हो रहे हैं, है ना, तो वो आपको नाइट स्वेट्स की तरह से होंगे, और एकदम से जब फीमेल उठते हैं तो उनको लगता है पसीना पसीना, है ना, और वो बेड ऑफ पसीने में होते हैं। जॉइंट पेन होना नॉर्मल होता है या बढ़ जाते हैं बहुत सारे? मीनोपॉज पेरीमिनोपॉज एज में जॉइंट पेन्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कम हो गई, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन भी इंक्रीज हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा महिलाओं में बढ़ जाते हैं आफ्टर मीनोपॉज, और केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या ये एक रीज़न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस और मीनोपॉज के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बढ़ने के लिए, और उससे पहले आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, ऑस्टियोपिनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। महिलाओं की लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, उसी में से एक है मीनोपॉज। हालांकि लोगों को लगता है कि पीरियड्स बंद हो गए तो ये मीनोपॉज है, लेकिन क्या सिर्फ पीरियड्स का बंद होना ही मीनोपॉज है या इससे ज़्यादा आगे चल करके और भी चीज़ें होती हैं? मीनोपॉज महिलाओं की लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसमें उनकी बॉडी 360 डिग्री चेंज हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली पूरी तरीके से बदल जाती है। बहुत सारे और सिम्टम्स भी आते हैं जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। लक्षण होते तो सबको है, उसको नॉर्मल तो सब लोग कंसिडर करते हैं, बट एग्जैक्टली होते क्यों हैं, उसका सोल्यूशन क्या किया जा सकता है, इस पर कोई बातचीत नहीं करता। उन्हें लगता है कि चलो ये तो लाइफ का एक पार्ट है, होगा, थोड़ा बहुत सह लेते हैं, फिर धीरे से ठीक हो जाएगा। बट अक्सर वही सिम्टम्स अगर लंबे समय तक नजरअंदाज किए जाए, आगे चल करके गंभीर बीमारी में तब्दील हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है अर्ली इंटरवेंशन। हमने इसीलिए सेशन को भी ऑर्गेनाइज किया है सो दैट हम मीनोपॉज के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता पाए, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर मयूर दास, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मुझे इस सेशन में बुलाने के लिए, और स्पेशली इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो है बहुत मिसअंडरस्टूड है। इस पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, और आई वुड से कि मोस्ट गारंटीड लिया जाता है। करेक्ट। ये कहा जाता है कि मेरी दादी नानी सब ने सफ़र किया है, तो ये एजिंग का एक प्रोसेस है एंड सफरिंग इज इनएविटेबल। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि एजिंग इज इनएविटेबल, आई कैन अंडरस्टैंड, बट सफरिंग इज नॉट। और उन फीमेल्स को भी मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये समझते हैं कि मीनोपॉज या पेरीमिनोपॉज इज द एंड ऑफ फेमिनिज्म, सो इट इज नॉट, इट इज द बेसिक, इट इज द बिगनिंग ऑफ फ्रीडम। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो गई हैं, अब ये टाइम है जिसमें आप अपने ऊपर सेल्फ केयर कर सकते हो, बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, और अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंक्रीज कर सकते हो। करेक्ट, बिल्कुल। डॉक्टर, इसमें ना मीनोपॉज में एक ही लोगों को समझ में आता है, पीरियड्स बंद मतलब मीनोपॉज। क्या सिर्फ पीरियड्स बंद होना तक ही मीनोपॉज लिमिटेड है, या ये इससे भी ज्यादा है आगे चल करके? अगर हमें समझना हो कि हर महिलाओं को मीनोपॉज
होता ही क्यों है, तो कैसे आप इसको बताएंगे? मीनोपॉज बेसिकली वो पॉइंट है जिसपे कि आपके मेंसेस 12 मंथ्स तक नहीं आए हैं और उस दिन को या उस पॉइंट को हम मीनोपॉज कहते हैं। तो जो सिम्टम आते हैं वो आपके उससे कई सालों पहले से आना शुरू हो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 7 ईयर से, जिसको हम पेरीमीनोपॉजल पीरियड कहते हैं। तो जो मीनोपॉज का जो सिम्टम है वो पहले से आ रहा है और वो बेसिकली होता क्या है कि आपकी ओवरी जो है वो सेंसिटिविटी उसकी कम हो गई है। 40 के बाद एजिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, ओवरी के हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो ओवरी रिलीज करती है वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हार्मोन एकदम से बंद हो जाता है। इनिशियल फेसेस में अगर मैं कहूँ तो हार्मोन जो ईस्ट्रोजन है वो एकदम रोलर कोस्टर फॉर्म में इंक्रीज डिक्रीज होता है स्विंग फेस में। तो उस टाइम में साइकिल्स जो है आपके इरेगुलर होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि साइकिल्स जो है वो 20 डेज में आ गए, जल्दी आ गए, और ये भी होता है कि वो साइकिल्स हैवी भी हो गए। तो ऐसा नहीं है कि केवल मीनोपॉज में मेंसेस आना बंद होना ही मीनोपॉज है। इनिशियल जो सिम्टम आता है वो आता है आपका इरेगुलर साइकिल्स, जिसमें आपके हैवी मेंसेस भी हो सकते हैं, जल्दी मेंसेस भी आ सकते हैं। और जैसे जैसे करके वो रोलर कोस्टर वाला फंक्शन ईस्ट्रोजन का कम होता है, धीरे धीरे करके ईस्ट्रोजन एकदम से कम होना शुरू होता है। उस टाइम पे आपके साइकिल्स भी धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाते हैं कि फिर 1 महीने पे या 2 महीने पे आ रहे हैं, फिर 3-3 महीने पे आते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ऐसा टाइम आता है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस कॉन्सिक्यूटिव 12 महीने मेंसेस नहीं आए, एंड देन वी से इट्स अ मीनोपॉज। ओके, मतलब 1 साल तक अगर नहीं आते तब फिर वो मीनोपॉज हो गया है। ठीक है। इसमें डॉक्टर जैसे अगर जिन लेडीज को मीनोपॉज आते हैं तो एग्जैक्टली एज क्या कंसिडर की जाती है? तो अगर मैं कहूँ इंडिया में तो 46 से 55 ईयर ऑफ एज तक मीनोपॉज हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जेनेटिक्स हो सकते हैं, आपने पहले कौन सी टैबलेट्स ली हैं, कोई एंटी कैंसर ड्रग्स लिए हैं या कुछ है, तो उस पर भी कभी कभी ये डिपेंड कर सकता है। 46 से 56? 46 से 55 ईयर ऑफ एज में ये आपका मीनोपॉज का एज होता है। अगर 46 से पहले आ रहा है तो क्या ये गड़बड़ है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना कि पहले भी मीनोपॉज हो सकता है कुछ लोगों को। अगर मैं कहूँ कि 40 से 46 ईयर की एज में अगर मेंसेस आना बंद हो रहे हैं या इरेगुलर साइकिल हो रहे हैं तो हो सकता है आपको अर्ली मीनोपॉज हो रहा है। और कुछ फीमेल्स होती हैं उनको 40 से पहले भी उनके मेंसेस आना कम हो सकते हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहते हैं या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि सिम्टम्स आपके 35-40 की एज में ही आना शुरू हो गए सारे जो मीनोपॉज के हैं। जॉइंट पेन्स है, हॉट फ्लशेस हैं, ये सब। तो उस टाइम पे आपको कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि अगर आप चाहें तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज भी ले सकते हैं। और ये जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है, ये कई बार या तो किसी सर्जरी की वजह से अगर ओवरी निकालनी पड़ गई है, या फिर जो है आपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपीज ली है किसी कैंसर की वजह से, उन लोगों में हो सकता है। या फिर आपके अर्ली मेनार्की हुआ है तो भी आपके एग्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो गए, तब तक 35 ईयर की एज तक आते आते ही जो है ओवरी का फंक्शन कम हो गया है, आपके एग्स रिड्यूस हो गए हैं और उन्होंने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया है। ठीक है। इसमें जैसे जो मीनोपॉज वाला फेज है, जो अर्ली मीनोपॉज आपने कहा, ये 40s में शुरू हो जाता है। अगर किसी में अर्ली 40s में या 30s लेट 30s में होता है तो इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? हाँ, बस वही है, जैसे जो सिम्टम्स आपके पेरीमीनोपॉज में आने वाले हैं वो सब आपको पहले से आ गए, सारे सिम्टम्स हो गए। फिर 30 की एज तो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, तो फीमेल्स को ये भी प्रॉब्लम होता है कि प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। उनको ये भी हो सकता है कि उनको IVF का एक ऑप्शन लेना पड़े। ओके, ठीक है। इसमें डॉक्टर जो सिम्टम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। लोगों का अक्सर वही, जैसे आपने कहा कि हमारी दादी नानी ने भी किया था, तो सहने के अपने आप वो रखने लगते हैं। हम एक एक करके आपसे सिम्टम्स पूछेंगे, आप प्लीज बताइएगा कि क्या ये लक्षण हो सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। निवारण जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मीनोपॉज का मोस्ट कॉमन सिम्टम आई थिंक जो है वो दैट इज हॉट फ्लैशेस। बहुत ज्यादा पसीना आता है। इवन मेरी मम्मी को भी ऐसा हुआ था, तो मेरी मम्मी कहती थी कि बैठे बैठे पसीना आ रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि पूरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं। ना मैंने कुछ ऐसे हैवी एक्सरसाइज की, ना कुछ ऐसा हैवी काम किया, बस बैठे बैठे आया जा रहा है पसीना। हॉट फ्लैशेस क्यों आते हैं और इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हॉट फ्लैशेस सच में एक मोस्ट कॉमन कॉज है, सिम्टम है इसका, और एक रियल सिम्टम है जो फीमेल
फेस करते हैं, और क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, चला जाएगा, और वो इसको सफ़र करते रहते हैं। पर इसका बेसिक पैथोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है, ताकि आप इसको अच्छे से कॉम्बैट कर सको। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस में एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, जो कि एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। टेम्परेचर वेरिएशन थोड़ा भी अगर होगा तो वो अपना थर्मोस्टेट जो है वो ठीक कर देता है। लेकिन मीनोपॉज में क्या, या पेरीमीनोपॉज में क्या होता है कि आपका जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि इस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को रेगुलेट करता है, वही जो है वो रोलर कोस्टर फॉर्म में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो थर्मोस्टेट सेंटर है वो मिस इंटरप्रेट करता है इसको, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत तेज गर्मी लग रही है या बहुत तेज टेम्परेचर वेरिएशन है। तो थोड़ा भी अगर टेम्परेचर वेरिएशन बाहर होता है, वो एकदम से उसको मिस इंटरप्रेट करके फीलिंग देता है कि बहुत तेज गर्मी है, और फिर आपकी बॉडी को गर्मी लगने लगती है, और उसको ठीक करने के लिए थोड़ी देर बाद जो है पसीने आने लगते हैं, तो नाइट स्वेट्स भी हो जाते हैं। अच्छा। तो इसको करने के लिए, कि इसके निवारण के लिए अगर मैं कहूँ तो हॉट फ्लैशेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड सेट ठीक होना, ये समझना कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। दूसरा, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयली है, स्पाइसेस हैं, फ्राइड फूड है, इसके अलावा ऑल अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या फिर कैफीन है। इन सब की मात्रा को आप कम रखें। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज इंक्लूड करें अपनी बॉडी में, योगा इंक्लूड करें, जिससे कि आपका ब्रेन थोड़ा सा कूल एंड काम रहता है, और वो भी आपको इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। एक है चीज़ जिसको हम कहते हैं पेस्ड ब्रीथिंग। तो अगर आप उसको भी अपने डे टू डे लाइफ में लेकर आते हैं, जिसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं अपने पुराने उसमें, तो उससे भी ये देखा गया है कि आपके हॉट फ्लैशेस थोड़े से अगर माइल्डर फॉर्म में हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है बिहेवियरल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको किस तरीके से इन हॉट फ्लैशेस को लेना है। मतलब आपको ये समझना होगा कि हॉट फ्लैशेस केवल 1 से 2 मिनट के लिए हैं, इट विल ऑल्सो गो। तो अगर आप उस टाइम पेस्ट ब्रीथिंग को यूज करें और अपना माइंडसेट ठीक रखें, तो भी देखा गया है कि हॉट फ्लैशेस फीमेल्स जो हैं बहुत अच्छे से उसको ले लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। ओके। हॉट फ्लैशेस के बाद मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इस दौरान बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो फिर इसको टैकल करने के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, मेन कल्प्रिट तो आपका ओवरी काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन कम हो गया है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया है। ईस्ट्रोजन इनिशियल फेसेस में क्योंकि रोलर कोस्टर होता है, एकदम वोलेटाइल फॉर्म पे इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ईस्ट्रोजन जो है आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनका भी एक बैलेंस रखता है, जैसे कि जो डोपामिन है, सीरोटोनिन है, या फिर नॉरएड्रेनालिन है, उनके बैलेंस बनाकर रखता है। पर जैसे ईस्ट्रोजन जो है वो वोलेटाइल हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी समझ नहीं आया क्या करना है, तो इसलिए मूड स्विंग्स होते हैं। इट इज जस्ट लाइक मैं कहूँ कि वाईफाई अवेलेबल है, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल है, लेकिन बीच का नेटवर्क नहीं है। तो समथिंग हैपेंस लाइक दिस कि आपका ब्रेन सेल्स हैं, लेकिन वो उसको नेटवर्किंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होने लगती है, फॉरगेटफुलनेस होती है। अच्छा। ब्रेन फॉगिंग भी होने लगती है। ऐसा लगता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हस्बैंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैडम चाबी जो है वो फ्रिज के अंदर छोड़ दिया, भूल गए। तो दिस इज फॉरगेटफुलनेस। तो ये भी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हाँ, इससे टैकल करने के लिए कुछ कर सकते हैं? मेन अगर मैं कहूँ तो आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को, ब्रेन को एक्टिव करना है हमें, है ना, ब्रेन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, तो इम्पॉर्टेंट है आपको योगा करना, योगा, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, मेडिटेट करना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं कहूँ फ्लेक्स सीड्स है, सेसमे सीड्स है, ये सब जो है इनमें थोड़ा सा ईस्ट्रोजन लाइक एक्टिविटी होता है, तो आप इनके सेवन को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डॉक्टर, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, वेट गेन भी बहुत सारी फीमेल में देखा जाता है, इवन वेट लॉस भी देखा जाता है। तो वेट गेन या वेट लॉस कब तक हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं कि मीनोपॉज के अराउंड में ऐसा हो रहा है? तो कुछ ऐसा मार्कर भी है? एज सच मार्कर तो मैं नहीं कहूँगी कि कुछ है, लेकिन हाँ, अगर आपको डिफरेंस लग रहा है कि आपका पहले से लेके अब तक आपका वेट में कोई डिफरेंस आया, देन दिस इज द सेम
है ना। तो अगर मैं कहूँ कि आफ्टर 40 बेसिकली थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना शुरू हो जाता है, आपका बेसल मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से मसल्स का जो अपटेक होता है फैट का वो भी रिड्यूस हो जाता है, ईस्ट्रोजन्स आपके रिड्यूस हो रहे हैं, उनकी वजह से जो फैट एक्यूमुलेशन आपका थाइस पर या फिर जो है आपका हिप पर होता है वो आपका धीरे धीरे करके बेली फैट में कन्वर्ट होता है, विसरल फैट के अराउंड, विसरल ऑर्गन्स के अराउंड आपका फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वेट इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं और बेली फैट भी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैडम हम सेम खा रहे हैं, कभी कभी हम कम भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ये आपके हार्मोन्स हैं, रिलैक्स, उनमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो आप कर सकते हो। इसमें जैसे कि आपने योगा वगैरह की बात कही, तो ये सब इसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं आपके वेट रिडक्शन के लिए। स्लीप इश्यूज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि रात में नींद खुल रही है या आ ही नहीं रही है नींद, या दिन में नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो ये जो स्लीप इश्यूज हैं ये मीनोपॉज के दौरान अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगे तो इसको फिर कैसे मैनेज करें? देखो स्लीप इश्यूज जो आते हैं वो मेनली आते इसी वजह से हैं, जैसे कि जो हॉट फ्लैशेस हैं वही अगर आपको रात में हो रहे हैं, है ना, तो वो आपको नाइट स्वेट्स की तरह से होंगे और एकदम से जब फीमेल उठते हैं तो उनको लगता है पसीना पसीना, है ना, और वो बेड ऑफ पसीने में होते हैं, वो एकदम एंग्जाइटी उनको क्रिएट हो जाती है, वो पैनिक फील करने लगते हैं कि मेरी बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, और वो इस चीज को लेकर के अपने ऊपर लेते जाते हैं। और वो जब भी कभी अपनी फैमिली में से डिस्कशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन यही आता है, इट्स अ एजिंग प्रोसेस, इट हैपेंस विद एवरी वुमन। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए भी आपको एक पैथोलॉजी जो हमने आपको समझाई वो समझना जरूरी है, माइंडसेट ठीक करना जरूरी है। और कुछ चीजें जैसे कि रात में अगर आप ब्लैंकेट ले रहे हो तो एक कॉटन ब्लैंकेट लो, ठीक है, कॉटन बेडिंग्स लो, ताकि जो है टेम्परेचर डिफरेंस एकदम ना हो। क्योंकि ये हो तो आपका एस्ट्रोजन कम की वजह से थर्मोस रेगुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आया और वो थोड़े से टेम्परेचर को ज्यादा फील कर रहा है, छोटे से शिफ्ट को ज्यादा टेम्परेचर दिखा रहा है, वो इसलिए हो रहा है। तो आप जो एसी है उसको जो है आप थर्मोस्टेट पे डाल दो और बेडिंग्स को थोड़ा सा प्रॉपर कर दो। जॉइंट पेन होना नॉर्मल होता है या बढ़ जाते हैं बहुत सारे? मीनोपॉज पेरीमीनोपॉज एज में जॉइंट पेन्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, और जब आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कम हो गई, इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, जॉइंट स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो ईस्ट्रोजन है वो आपका बोन मिनरल डेंसिटी को भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हेल्प करता है आपका बैलेंस रखने में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट का। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो आपके बोन के बोन को इंक्रीज करते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को, और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन सेल्स को का फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर ईस्ट्रोजन इस बैलेंस को ईस्ट्रोजन बेसिकली जब कम होता है तो ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, तो आपको बोन पेन भी फील होने लगता है। दूसरा, क्योंकि आपका आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो गया है, मसल मास रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है मसल में टोनिसिटी कम हो गई। तो इसकी वजह से जब भी कभी आपने सुना होगा कि मेरी मदर थे या मेरी वाइफ थे, वो वॉशरूम में गए और वॉशरूम में एकदम स्लिप कर गए और फ्रैक्चर हो गया। तो यही सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है, जिसमें आपके मसल्स जो है वो जॉइंट को सही तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बोन्स वैसे ही वीक हो गए हैं, तो फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसमें ना जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस बहुत ज्यादा महिलाओं में बढ़ जाते हैं आफ्टर मीनोपॉज, और केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो क्या ये एक रीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस और मीनोपॉज के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं इस बढ़ने के लिए, और उससे पहले आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, ऑस्टियोपिनिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो हम पहले से कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह करा के देख सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम हमेशा इसलिए कहते हैं कि 40 ईयर की एज पे आपका एक कंसल्टेशन जरूर बनता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में हम कहते हैं कि आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए आइए, वैसे ही हम कहते हैं कि आप पेरीमीनोपॉज या मीनोपॉज जब आपको आना है, मतलब 40 की एज पे एक बार अपना कंसल्टेशन जरूर करिए, जिसमें कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो आपके लिए मस्ट हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि बेसिक CBC है, इसके अलावा आपका थायराइड है, शुगर है, ये सब होने चाहिए आपके। दूसरा, एक विटामिन D, B12 होना चाहिए, लिपिड
प्रोफाइल आपका होना चाहिए। हर फीमेल का एक सर्वाइकल स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए, जिसमें कि जो है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी विद HPV DNA हम करते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि बाय चांस सर्वाइकल कैंसर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो कॉज वो भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, सेम ही कॉज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम हर फीमेल को कहते हैं कि आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर 40 जरूर कराइए। आप चाहे तो आप अल्ट्रासाउंड बायलेटरल ब्रेस्ट भी करा सकते हो, पर एग्जामिनेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने बात बोली ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेक्सा स्कैन अपना जरूर कराइए। डेक्सा स्कैन आप जरूर कराइए, जिससे पता लगता है कि आप किस लेवल पे आप फॉल कर रहे हो, आप ऑस्टियोपेनिक स्टेज पर हो, आप ऑस्टियोपोरोसिस पे हो, क्योंकि एक बार अगर ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्ट इट। तो ऑस्टियोपेनिक स्टेज पे आप पता कर लेते हो तो आप कैल्शियम है, विटामिन डी है, बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, है ना, आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बहुत सारी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हो, और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टैबलेट्स ऐड कर सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर, इसमें अगर किसी को इस तरीके की दिक्कत होने लगती है तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपके पीरियड्स हैं आप बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्टेड है। पीरियड्स बंद होने के बाद आपके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है या बंद ही हो जाते हैं, हार्मोनल जिस हिसाब से हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जो पीरियड्स वाला टाइम है उसमें हम अपने किन चीजों पर ध्यान दें, सो दैट आफ्टर मीनोपॉज हमें सडनली ना पता चले कि अरे हमारे तो बोन लॉस हो रहा है, हमारी तो हड्डियां भी कमजोर है, खून भी नहीं है, ये वो सारी बीमारियां होने का रिस्क बढ़ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंसल्टेशन एट 40 है, जिसमें कि आपको सारा प्रोसेस समझ में आए कि सारा सिस्टम क्यों हो रहा है, क्या क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने हैं, और उन इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी ऊपर नीचे आ रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है, जो पेरीमिनोपॉज वाला फेज है, जब आपके साइकिल्स इरेगुलर हो रहे हैं, उसी टाइम से आप मानो कि आपने एक डिसिप्लिन्ड मोटिवेशनल लाइफ स्टाइल चेंज करना है। आपको ये करना है कि भाई मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ किया है, 1 घंटा तो मैं अपने लिए दे सकते हो। उस 1 घंटे में आपने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ऐड करनी है। ठीक है, जिसमें कि मसल, जिसको हम मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो उसमें जो है वेट होल्ड करके हमें एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि हमें मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, मसल मास इंक्रीज करना है। दूसरा, हमें वॉकिंग जरूर करनी है। वॉकिंग आप मान के चलो कि 4 to 5 डेज पर वीक आपको एटलीस्ट 5000 स्टेप्स मिनिमल करने ही करने हैं। धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करके उनको 8000 स्टेप्स पर डे भी कर सकते हो। योगा इज मस्ट, जिसमें कि आपको सूर्य नमस्कार करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आपने सीखनी है। आप लंजेस कर सकते हो, आप पिलाटेस कर सकते हो, आप प्लैंक्स कर सकते हो, आप स्पाइनल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जो कि मस्ट है, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आपके स्पाइनल जो हिप है या फिर जो आपका ये वर्टिब्रास हैं, उनमें भी ऑस्टियोपीनिया होना शुरू होगा। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और आपकी बोन फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। आपका जो है मसल स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगा तो आपका जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है वो भी कम होगी, प्लस आपके जॉइंट्स को होल्ड करने की शक्ति जो है मसल्स की वो इंक्रीज होगी। फ्रैक्चर के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे आपके। हाँ। तो एक्सरसाइजेस मस्ट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपने जो है योगा, वॉकिंग करना है। आपने अपनी कुछ चीजें हैं जो रिड्यूस करनी है डाइट में, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है ना, या फिर जो है बहुत शुगरी डाइट है आपका, ऑयली है, फ्राइड है ना, ये आपको रिड्यूस करना है। ठीक है। इसमें हार्ट रिस्क भी बढ़ जाता है? बिल्कुल। अगर मैं कहूँ तो ईस्ट्रोजन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका HDL को इंक्रीज करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि फीमेल्स आपने बहुत कम सुने होंगे जिनका हार्ट अटैक आया 40 की एज से पहले। ज्यादातर आपने सुना होगा कि यार 30 का बंदा था, अपना जो है मेल, और जिम में जाता था फिर भी हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है वो जो है हार्ट प्रोटेक्टिव हार्मोन है, वो आपके हार्ट के जो ऐसे नोड है उसको एक्टिविटी कंट्रोल करता है। आपकी जो हार्ट की जो वेसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डिसलिपिडीमिया भी नहीं होता, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है, फैट फॉर्मेशन कम होता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर जब पेरीमिनोपॉज या मीनोपॉज का टाइम होता है तो उसमें आपके हार्ट अटैक के चांसेस या हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। और वजाइनल ड्राइनेस भी बढ़ जाती है क्या? तो कुछ सिम्टम्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हेड टू टो भी मैं ले लूँ, हाँ, प्लीज। तो क्योंकि थर्मोस्टेट गड़बड़ हुआ
तो हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स आ गए। इसके अलावा जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स पे एस्ट्रोजन एक्ट करता है, तो इस वजह से आपका ब्रेन फॉगिंग हो गया, आपका जो है हार्ट में आपका हार्ट प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, जॉइंट पेन्स हमने अपने डिस्कस कर ही लिए हैं। इसके अलावा जो है वेजाइनल जो एपिथेलियम होती है वो थिन हो जाती है। इसके अलावा वहाँ का जो वेजाइनल फ्लोरा होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पीएच जो है वो मोर इंक्रीज हो जाती है, तो डिसबैलेंस हो जाती है। आपकी गट प्रीबायोम जो है वो भी आपका डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कई बार इंडाइजेशन हो रहा है, तो वो भी होने लगता है। इसीलिए जो है वेजाइनल ड्राइनेस क्योंकि इंक्रीज होती है, तो कई बार लोगों को फील होता है कि दे आर डिफिकल्टी इन इंटरकोर्स भी फील हो रहा होता है, डिस्पेरूनिया फील हो रहा होता है उनको। तो ये सारे लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है, सेक्स ड्राइव थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स जो हैं इसकी वजह से हो सकते हैं। और इन सब सिम्टम्स को अगर ठीक करने के लिए हम थोड़े बहुत अप्रोचेस की बात करें कि क्या करें, सबसे पहले डाइट का जरूर बताइए कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमें पता है कि हाँ मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, हमें सिम्टम्स वैसे दिख रहे हैं, डाइट में कुछ चेंजेस करें, कुछ हम डाइट में शामिल करें सो दैट मेनोपॉज वाला फेज हमारा आराम से गुजर जाए और उसके बाद ज्यादा दिक्कत ना हो। तो बहुत सही क्वेश्चन है ये कि लाइफस्टाइल चेंज इज सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि पूरी फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप या फिर जो है पोस्ट मेनोपॉजल, तो अगर हार्मोनल इश्यूज जब भी हैं तो आप मान के चलिए 50% प्रॉब्लम जो है वो लाइफस्टाइल से ठीक हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपका पीसीओडी, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम आप सिर्फ और लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो। प्रेगनेंसी में आपके नॉशिया, वॉमिटिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है, आप 50% प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हो। सेम आपका पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में अगर आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो तो आप 50% प्रॉब्लम आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपका मसल मास डिक्रीज हो गया है तो इसलिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना जरूरी है। तो मेजरमेंट ऐसा होता है कि 1 to 1.5 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन्स ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। अब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें हैं, राजमा, लोबिया, काला चना, स्प्राउट्स है, पनीर है, टोफू है, सोया है, ये सब चीजें आप अपने ऐड कर सकते हो। और सोया में थोड़ा सा जो है ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी होती है, तो वो थोड़ा सा ईस्ट्रोजन को इंक्रीज भी कर देंगे, आपको एलिवेटेड मूड भी दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आप कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करो। इसके अलावा अगर मैं फैट के लिए बात करूं तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐड करिए, जिसमें कि आप सारे सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड सैलेड्स को आप अपना दोस्त बनाइए। एटलीस्ट 3 फ्रूट्स एवरीडे लेना ही लेना है। सैलेड का एक अच्छा बोल लीजिए जिसमें कि आप जो है नट्स भी डाल सकते हो, सारे सीड्स डाल सकते हो। इसके अलावा जो है कैफीन है या फिर मैं कहूँ अल्कोहल, स्मोकिंग, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली, फ्राइड फूड, इन सबको आपको ना के बराबर लें, या ओकेशनल कभी आप चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। डाइट के अलावा एक्सरसाइज हमें क्या करें, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या आसन जो हमें इस फेज से हील करने में या गुजरने में मदद करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो अगर मैं कहूँ तो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, ठीक है। उसके अलावा जो है सूर्य नमस्कार है, और कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, प्लैंक्स, लंजेस, पिलाटेस आप कर सकते हो, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा ऐसे कोई थेरेपीज वगैरह भी हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा एस्ट्रोजन कम होता है, हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स को वापस से बैलेंस में लाने के लिए कुछ महिलाएं कर सकती हैं? बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो आपके लाइफस्टाइल चेंज से इन सबसे ये सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सीवियर साइड है तो इट इज ऑलवेज गुड कि हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं। इसमें हम आपको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो दिए जाते हैं, टैबलेट फॉर्म्स में दे सकते हैं, जेल है, स्प्रेज हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस हैं, इन फॉर्म में दिया जाता है। लुब्रिकेटिंग जेल्स होते हैं जिनको जो है वेजाइनल क्रीम के फॉर्म्स में आप लगा सकते हो, तो दे आर ऑल्सो हेल्पफुल। वेजाइनल DHEA टैबलेट्स भी आते हैं जो कि जो है आपका हेल्प करते हैं कि सेक्सुअल ड्राइव को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए भी। और बेसिकली अगर आपका पहले से यूट्रस रिमूव हो चुका है ना, 2 तरीके के फीमेल्स हो सकते हैं, या तो जिनका यूट्रस रिमूव हो गया है या जिनके पास यूट्रस है। अगर यूट्रस है तो हमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, और अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो यूट्रस नहीं है तो जो है ईस्ट्रोजन के आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं, या फिर जेल या
पैचेस ले सकते हैं। तो ये लेने के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर ओवर द काउंटर कई बार खुद से जाके ले लेते हैं लोग? एक्चुअली जो HRT अगर ट्रीटमेंट है मैं कहूँ तो इट्स अ इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि हर फीमेल जो आ रहे हैं उनको सबको हमने HRT देना है या सिमिलर डोजेज हैं, तो वो हम उनसे बातें करते हैं, देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई किसको कितना डोज चाहिए, किसको कौन से टैबलेट्स चाहिए, किसको साइक्लिकल चाहिए, किसको सीक्वेंशियल चाहिए। तो दैट इज पर्सन टू पर्सन एंड दैट शुड बी टेकन विद द कंसल्टेशन ओनली। परफेक्ट। तो हमने डाइट की बात कर ली, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और आपने जैसे HRT का रोल बता दिया। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जैसे हम लोगों ने अभी तक जो ओवरऑल डिस्कस किया मेनोपॉज पे, सिम्टम सोल्यूशन, आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप जो महिला हैं उनके पार्टनर और फैमिली वालों को देना चाहेंगे, क्योंकि वो फीमेल तो जूझ ही रही है उन सब चीजों से। आसपास के लोग 10 तरह की बातें करने लगते हैं कि हमारे घर में पहले भी महिलाओं को तो हुआ ही होगा, उन्होंने तो इतने नखरे नहीं दिखाए, ये नहीं कि तब ताना मारते रहते हैं कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। तो एज अ पार्टनर, फैमिली मेंबर, वो लोग कैसे डील करें अगर उनके आसपास कोई महिलाएं मेनोपॉज के फेज से गुजर रही हैं? तो सबसे पहले मैं कहूँगी उनके जो पार्टनर्स हैं या बेटे हैं या भाई हैं, उनको कहूँगी ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें ताकि उनको समझ आए कि ये एजिंग प्रोसेस नहीं है केवल। ये जैसे कि प्रेगनेंसी में जब आप अपनी वाइफ की इतनी केयर करते हो, जब उनको वॉमिटिंग, नोजिया है, छोटे छोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप उनको इतना केयर कर रहे हो, द सेम देयर इज ऑल्सो अ हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनको ये समझना होगा कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा, उनको अगर वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो एंगर इश्यूज भी देखे गए हैं, या फिर जो आपके ब्रेन फॉगिंग है, ये सब भी फीमेल की रिड्यूस होती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ओपन कम्युनिकेशन। बेसिकली हस्बैंड वाइफ में एक ओपन कम्युनिकेशन हो, जिसमें कि हस्बैंड को समझना होगा कि ये जो फीमेल के साथ जो भी हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द वोलेटाइल ईस्ट्रोजन एंड देन द रिडक्शन ऑफ द ईस्ट्रोजन। और ये जो टाइम है उसमें उनको समझना होगा कि इनिशियल 40 ईयर्स फीमेल ने आपको दिए हैं, आपके बच्चों को दिए हैं, ये वो टाइम है जब उसको आपकी सच में जरूरत है। तो यहाँ पर आप उनको सपोर्ट दें और उनकी डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करने के लिए हेल्प करें। करेक्ट। बेसिकली क्या होता है मेघा कि सारी फीमेल्स जो होती हैं वो सुबह से लेकर रात तक, अब मेरे बच्चे ने ये बोला, अच्छा उसके अकॉर्डिंग, हस्बैंड ने ये बोला उसके अकॉर्डिंग, इन लॉज ने बोला उसके अकॉर्डिंग, तो दे आर एवरी टाइम अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि 1 घंटा उनको देना है जिसमें उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करने हैं फीमेल को, उनको जो है लाइफस्टाइल के लिए, डाइट के लिए, प्लानिंग के लिए उनको वो टाइम देना है और उनके लिए वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स आप फीमेल्स को देना चाहेंगे जो मेनोपॉज के फेज से गुजर रही हैं, कि उस फेज से गुजरने के लिए आप खुद को कैसे प्रिपेयर करें? तो वैसे तो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं बताती हूँ 5 गोल्डन पॉइंट्स। सबसे पहला तो आप अपना माइंडसेट चेंज करिए, मोटिवेशन आप में होना चाहिए, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको चाहिए। आप अगर चाहें तो देखो कि अभी योगा जो इंटरनेशनल डे हुआ था उसमें शिल्पा शेट्टी ने इतने सही एडवाइसेस दिए एट द एज ऑफ 51। शी इज डूइंग दैट एक्सरसाइजेस, व्हाई कांट वी डू? दूसरा, आप अपना एक्सरसाइजेस को अपना दोस्त मानिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस 100% करना है, योगा करना है। तीसरा, डाइट में प्रोटीन्स को, सीड्स को ऐड करिए। चौथा, आपका अपने ओपन कम्युनिकेशन रखिए अपने घर में। और 5वां, सबसे पहले आप अपने लिए टाइम दीजिए। जैसे प्लेन में कहा जाता है, एयर होस्टेस कहती है जब भी कोई प्रॉब्लम आए अपना मास्क लगाइए, पहले ऑक्सीजन मास्क, फिर आप दूसरों को दीजिए। अगर आप ठीक रहेंगे तो आप अपनी पूरी फैमिली को एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो इसलिए पहले अपनी केयर करें, फिर आप दूसरों के बारे में सोचें। आप खुश रहेंगे तो बाकी लोग अल्टीमेटली खुश हो जाएंगे। आप 40 इयर्स तक आप कर ही रहे थे उन्हीं लोगों की सेवा, अब 1 घंटा तो आप अपना दे सकते हो। बिल्कुल, परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में डॉक्टर हम लोगों ने जो भी बातचीत की है, आपने सच में बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ों को बताया है। खास करके महिलाओं के लिए जो आपने मैसेज दिया है कि खुद पर ध्यान देना अब बहुत ज़रूरी है। इतना टाइम तो आपने दे दिया अपने घर वालों को, फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, अब नाउ ये टाइम जो है ये आपका है, सो दैट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर सके, इंप्रूव कर सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारे साथ करने के लिए। आई एम श्योर आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए और ऐसे और भी हेल्थ टॉपिक्स के लिए NBT लाइफ को फॉलो भी करिए। थैंक यू।